दोस्त होते हैं, एक का नाम रोहन और दूसरे का नाम रोहित होता है। जो रोहन होता है वो काफी पढ़ने में तेज होता है और जो दूसरा दोस्त रोहित होता है वो पढ़ने में उतना उसका मन नहीं लगता है, लेकिन उसका खेल कूद में बहुत मन लगता है। तो एक बार वो दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं। उसी बातचीत के दौरान जो रोहन होता है वो अपने दोस्त से बोलता है, और बता मेरे दोस्त, तेरे लाइफ में क्या चल रहा है। तो जो रोहित होता है वो थोड़ा सा सोचता है और कहता है, मेरे भाई, मेरे लाइफ में अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, बस ऐसी ही लाइफ कट रही है। तो जो रोहन होता है वो कहता है, भाई लाइफ तो तेरी भी चल रही है, लाइफ तो मेरी भी चल रही है, यहाँ पे सारे लोगों की लाइफ चल रही है। तू ये बता, तेरा कोई सपना नहीं है, तुझे कुछ पाना नहीं है अपनी जिंदगी में, तेरा कोई लक्ष्य नहीं है। तो फिर जो रोहित होता है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है, मेरा दोस्त आज सीरियस बात कर रहा है। यानी फिर वो थोड़ा सा सोचता है और अपने दोस्त से कहता है कि हाँ मेरे भाई, मुझे एक क्रिकेटर बनना है। फिर वही सवाल वो अपने दोस्त रोहन से करता है कि भाई मुझे तो क्रिकेटर बनना है, तुझे क्या करना है। तो जो रोहन होता है वो कहता है, तुझे तो क्रिकेटर बनना है और मुझे आईएएस बनना है। फिर यही दोनों बात करते हैं और उसके बाद जो रोहन होता है वो थोड़ा सा कुछ पल के लिए सोचता है और सोचने के बाद अपने दोस्त रोहित से कहता है कि मेरे भाई, मेरे पास एक बहुत तगड़ा प्लान है, अगर तू सुनना चाहे तो मैं तुझे बताऊं, वरना तू अपने घर को जा सकता है। तो फिर से रोहित आश्चर्यचकित हो जाता है और वो कहता है कि लगता है इस बार भी मेरा दोस्त सीरियस बात करेगा। तो वो फिर अपने दोस्त रोहन से कहता है, हाँ मेरे भाई बताओ। उसके बाद रोहन जो होता है वो थोड़ा सा सोचने के बाद अपने बैग में से एक कॉपी और एक पेन निकालता है। निकालने के बाद वो अपने दोस्त रोहित का एक पेज पे नाम लिखता है, रोहन और रोहित, और अपने दोस्त से बोलता है, मेरे दोस्त सिर्फ 3 घंटे। तो फिर से रोहित को ये बात समझ में नहीं आती है। वो कहता है कि क्या 3 घंटे। तो फिर से रोहन वही रिप्लाई करता है, वही जवाब देता है कि मेरे दोस्त सिर्फ 3 घंटे। रोहित नहीं समझ पाता है, फिर से कहता है कि 3 घंटे क्या भाई, आगे तो बताओ। तो फिर जो रोहन होता है वो कहता है, मेरे भाई तुझे क्रिकेटर बनना है और मुझे आईएएस बनना है। तो ये 3 घंटे इसलिए है, ये जो 3 घंटे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 3 घंटे तू क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस करेगा और 3 घंटे मैं आईएएस बनने के लिए प्रैक्टिस करूँगा। यही बात होता है। और फिर उसके बाद जो रोहन होता है कहता है कि 3 घंटे तुझे तो क्रिकेट खेलना है और मुझे आईएएस की पढ़ाई करनी है। फिर जो रोहित होता है वो कहता है, ठीक है मेरे भाई, मुझे ये सर मंजूर है, मैं तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ। तो फिर से रोहन होता है, कहता है, भाई इतनी जल्दबाजी क्या है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। फिर रोहन कहता है कि ये जो 3 घंटे है, ये जो 3 घंटे है, ये हम दोनों तब तक फॉलो करेंगे जब तक तू एक सफल क्रिकेटर न बन जाए और मैं एक सफल आईएएस न हो जाऊं। यही बात, यही डिसीजन दोनों लेते हैं। फिर से रोहित कहता है, ठीक है भाई, मुझे ये सर मंजूर है। उसके बाद यही डिसीजन लेके दोनों अपने घर को निकल जाते हैं। फिर उसके अगले दिन से जो रोहन था, जिसे आईएएस बनना था, वो 3 घंटे काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी लगन के साथ वो पढ़ाई करता है और वो पढ़ते रहता है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते कुछ हफ्तों बाद जो रोहन था वो 1 हफ्ते के बाद वो अपना जो पढ़ाई होता है वो कम करने लगता है। वो जो 3 घंटे पढ़ाई कर रहा था, अब वो 2.5 घंटे या सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ता है। फिर ऐसे ही 15-20 दिनों के बाद फिर से वो जो रोहन होता है, वो जो 2-2.5 घंटे पढ़ाई कर रहा था, अब वो 1 घंटे या सिर्फ 30 या 40 मिनट ही पढ़ता है। फिर 20 से 25 दिनों के बाद वो अपनी पढ़ाई को लगभग छोड़ देता है और वो लगभग ऐसे ही करते करते वो अपने आईएएस बनने का जो उसका सपना था, वो अपनी पढ़ाई को एकदम लास्ट में जाते जाते वो छोड़ देता है। और इधर जो उसका दोस्त रोहित था, जिसे क्रिकेटर बनना था, वो जब पहली बार फील्ड में जाता है और फील्ड में जाने के बाद
उसे जब वो फील्ड में जाता है और जब वो बॉलिंग करता है तो उसे दिक्कतें आती हैं। जब वो बैटिंग करता है वहाँ पे तो फिर उसे दिक्कतें आती हैं। फिर जब वो फील्डिंग करता है तो फिर उसे दिक्कतें आती हैं, जिसके कारण वो सिर्फ 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले दिन प्रैक्टिस कर पाता है। और प्रैक्टिस करने के बाद फिर ऐसे ही धीरे 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 अब वो वही रोहित जिसे क्रिकेटर बनना था वो अब 1.5 घंटे से 2 घंटे 2.5 घंटे तक प्रैक्टिस करने लगा। फिर धीरे धीरे फिर 15-20 दिनों के बाद वही रोहित जो 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस किया करता था अब वो 3 घंटे 4 घंटे, अब उसकी जब धीरे धीरे हैबिट बनने लगी तो वो 4 घंटे 5 घंटे वो स्टेडियम रूम में जाता है और वहाँ पे स्टेडियम में जाने के बाद एक दर्शक की तरह वहाँ पे बैठ के बेचारा वो अपने दोस्त का मैच देख रहा होता है। और वहाँ पे जो रोहित था वो काफी अच्छी बैटिंग करता, काफी अच्छी बॉलिंग करता और बॉलिंग करने के बाद जो अंत में जो रोहित की टीम होती है वो मैच जीत भी जाती है। और जब वो मैच जीत जाती है फिर जो रोहित होता है वो अपनी जब स्टेडियम रूम में जाता है तो रोहन जो होता है उसका दोस्त वो भी भागे भागे अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि बधाई हो मेरे दोस्त, तू आज एक क्रिकेटर बन गया। तो जो रोहन होता है जो रोहित होता है वो कहता है कि हाँ मेरे दोस्त, मैं तो क्रिकेटर बन गया। तू ये बता तेरे IAS बनने का सपना पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो फिर जो रोहन होता है वो ये बात सुन के काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो IAS तो नहीं बन पाया था, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो वो अपने दोस्त से बोलता है मेरे भाई मैं IAS तो नहीं बन पाया, मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी और कुछ मजबूरियां आ गई थी जिसके कारण मुझे पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। और वो जब पढ़ाई छोड़ देता है और लगभग वो IAS फेल हो जाता है तो वो अपने दोस्त से कहता है मेरे भाई मैं IAS नहीं बन पाया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं IAS नहीं बन पाया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा दोस्त आज एक क्रिकेटर बन गया। तो फिर रोहन कहता है कि जब मैं IAS नहीं बन पाया तो मैंने गांव में एक किराने की शॉप खोले हुआ हूँ और अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम जब भी गांव आना मेरी तरफ से तुम्हें आटा चावल गेहूं जितनी भी चीजें होंगी सारी चीजें तुम्हें जिंदगी भर के लिए फ्री रहेंगी। तो जो रोहित होता है वो कहता है ठीक है भाई, ठीक है भाई। फिर उसके बाद जो रोहित होता है कहता है आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ तो कहीं न कहीं वो भी तुम्हारा ही हाथ है। तो फिर जो रोहित होता है वो कहता है कि प्लान तो सेम था, 3 घंटे तुम्हें भी देने थे, 3 घंटे मुझे भी देने थे। 3 घंटे शायद तुमने फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से तुम असफल हो गए और 3 घंटे मैंने फॉलो किया तो मैं आज एक क्रिकेटर बन गया। प्लान तो सेम था लेकिन एक ने प्लान को फॉलो नहीं किया तो वो असफल हो गया और एक ने फॉलो किया तो वो सफल हो गया। कहानी से जो सीखने को मिला है वो ये मिला है कि कोई भी चीज डेडिकेशन के बिना नहीं हो सकती। डेडिकेशन बोले तो निरंतर मेहनत करना। जब तक आपके अंदर बहुत काबिलियत है, अक्सर आप अपने घर में कहते हैं बच्चे बहुत तेज है भैया लड़का, लेकिन एक मनवे ना लगेगा नहीं तो पढ़त तो बहुत आगे जाए। हर घर की अक्सर ये कहानी सुनने को मिलती है। तो तेज होना एक अलग चीज है। जीवन में कामयाब होने के लिए निरंतरता और डेडिकेशन बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप एकदम 5G एडवांस हो, लेकिन अगर आप 2G भी हैं और कछुआ हैं अगर आप और धीरे धीरे चलते रहेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। सर ने बहुत अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है और कहीं ना कहीं हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज का दिन खास है। वैसे तो हमारा हर दिन खास होता है, आज देखिए कितना खूबसूरत दिन है। वैसे तो हमारा सारा दिन खूबसूरत होता है, हर एक दिन एक नई उमंग और अवसर के साथ आता है। तो जैसे कि कुछ दिन हमारे साल में एक बार आते हैं जिसको हम त्योहार या फेस्टिवल के नाम से जानते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हम बताएं कि आजकल आप लोग देखते होंगे डीजे का ट्रेंड हो गया है।
शादी है डीजे, पार्टी है डीजे, अगर कोई फेस्टिवल है तो डीजे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर उनके पास शिक्षा होती तो वो ग्रुप में बनाकर रोड पे शराब ना पी रहे होते या सिगरेट ना पी रहे होते। अगर उनके पास शिक्षा होती तो वो देखते कि हम किस जगह पर हैं, पब्लिक प्लेस है या हम किसी त्योहार या किसी सरस्वती माँ का ही पूजा था तो उस जगह पे नहीं पी सकते या नहीं कर सकते। फिर कुछ दूर जाकर मैंने देखा कि वही बच्चे जो थे अपनी शर्ट्स कमीज उतार कर डांस कर रहे हैं, बहुत मचा रहे हैं शोर हल्ला गुल्ला। ठीक है, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। और मैं गार्जियनों से कहना चाहता हूं कि मैं देखता हूं कि जब गार्जियन बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजते हैं तो उनके पास झोले में कॉपी है तो कलम नहीं, कलम है तो किताब नहीं। तो और वही गार्जियन जब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे का नाम लिखाता है तो उसको वेल मेंटेन करके भेजता है और साथ तक गाड़ी जहां तक आती है वहां तक पहुंचाता है। तो हम ये कहेंगे कि चाहे बच्चा प्राइमरी स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, उसको आप गाइड करिए घर पे, क्योंकि परिवार ही प्राथमिक पाठशाला है। बच्चा आपसे ही चलना बोलना पढ़ना लिखना सीखा है। शिक्षक तो 10 बजे से 3 बजे तक आपका देख रेख करेंगे, लेकिन बाकी टाइम तो बच्चा आपके साथ रह रहा है। सुबह से उठना बैठना पढ़ना, बोल चाल आप कैसे बिहेव करते अपने बीवी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ, तो यही सारी चीजें हैं। धन्यवाद। हम अपनी बहन और माताओं से भी कहेंगे कि आप प्लीज क्लैपिंग करें, तालियां बजाएं, क्योंकि इससे लोग प्रोत्साहित होते हैं। और सर ने जैसा कहा बहुत सही बात कही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी वो सबसे ज्यादा भटक रही है, उनको जरूरत है शिक्षा की। उनको बताइए कि शिक्षा क्या है, मानवता क्या है। हमें सब संस्कार से ही डिपेंड करता है और माँ बाप ही उनको सिखाएंगे। अगर बचपन से आप अभी बच्चों को सिखाएंगे कि क्या गलत है क्या सही है तो वो अभी से जानेंगे और बड़े होकर उनको फिर भटकने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे अभी यहाँ पे कुछ युवाएं हमारे खड़े हैं, युवा पीढ़ी, इनसे अगर हम पूछें कि ये जो त्योहार हम मनाते हैं या जो हमारी महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं उसके क्या कारण है, उनके कुछ खास बातें बता दें, तो हमें नहीं लगता कि कोई बता पाएगा। आप बता पाएंगे दिवाली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, या जो हमारी महापुरुषों की जयंती है उसके क्या कारण है? आप सोचिए, आप आसमान देख रहे हैं और आसमान में ना चांद है ना सितारे हैं, आपको आसमान कैसा लगेगा? अधूरा लगेगा। ठीक वैसे ही एक व्यक्ति में शिक्षा और मानवता ना हो तो वह व्यक्ति पूरा है, संपूर्ण है? नहीं है। तो हमें शिक्षा और मानवता के साथ ही साथ चलना है और जीवन में अगर कुछ करना है तो सबसे पहले अपने एम बनाने होंगे। हमें सोचना होगा कि हमें क्या करना है और एक वक्त निर्धारित करना होगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इब्तिशा एम्पल फाउंडेशन की तरफ से आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। हमने सोचा भी नहीं था, अभी मैं यहाँ बैठ के आप लोगों की बातें सुन रही थी। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी सी बात कही है, बस हम सबको बस उसी को लेके साथ में चलना है। युवा पीढ़ी में ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि वो फ़ोन में ही बिजी हैं और नशे में। तो ये चीज़ें उनको एक वक्त के बाद बहुत अफसोस होगी, क्योंकि आप उठा के देखिए हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने बताया है कि ये आपका गोल्डन पीरियड है। एजुकेशन आप ये 2-3 साल मेहनत से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए, मना नहीं किसी चीज़ के लिए, लेकिन एक वक्त जब चला जाएगा तो आप कहीं पहुँच नहीं पाएंगे। हमारे फाउंडेशन का बस यही मोटिव है कि हम शिक्षा की तरफ अग्रसर करें लोगों को। देखिए समाज हमसे ही, अगर हम बिगड़े रहेंगे तो हमारे समाज का कुछ नहीं हो सकता। फिर हम सरकार को कोसना ये सब बहाने ही हैं। जब हम अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे तो हम देश का इतिहास भी शायद बदल नहीं पाएंगे। तो यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सुनने को मिली हैं। तो जो पढ़ना भी चाहते हैं बच्चे तो ऐसे लोगों से क्यों नहीं मिलते हैं? उनकी गलत कंपनियां होती हैं, वो दोस्तों में अपना वक्त बेकार कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। फ़ोन से भी बहुत लोग अच्छी जगह पहुंच रहे हैं और बहुत लोग बुरी जगह। क्यों? उसका भी तो कोई रीज़न होगा। पूरा काम मोबाइल जो इंटरनेट है उसमें दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो ना हो, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। अगर आप उसको अच्छाई की तरफ देखेंगे, उसका यूज अच्छाई की तरफ करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान
अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर उसका मिस यूज करते हैं गलत संगत की वजह से तो आप जो है व्यर्थ में जाएंगे, आपका जीवन सफल नहीं होगा। फिर अपने माँ बाप को कोसेंगे, समाज को कोसेंगे। माँ बाप को तो पहले कोसेंगे कि हमको अच्छे से पढ़ाए नहीं। जी सर, ये बहुत बड़ी बात है कि ये कहा जाता है कि आपने हमें अच्छी शिक्षा नहीं दी। क्या भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष से ज्यादा संघर्ष है हमारे जीवन में? क्या आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है? देखिए, समाज हमसे है और अगर हम समाज को सही दिशा नहीं देंगे तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। ठीक है, और अब आप लोग को मेरी मैम जो है संविधान के बारे में कुछ बताएंगी। यहाँ बैठे सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय देकर हम लोगों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। मैं प्रतिमा आप लोगों के बीच किसी एक मकसद या किसी एक लक्ष्य से आई हूँ कि शायद हमारी बातों को सुनकर आप लोगों के बीच या आप लोगों के परिवार में कुछ परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन करने के लिए तो हमारे महापुरुषों ने बहुत कुछ उपलब्धियां दी हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी युवा पीढ़ी और बहनें और महिलाएं अपने बारे में ही नहीं जानती हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा दूर बैठ गई हैं। आप लोग आगे आ जाएं तो अच्छे से सुन पाएंगी। मैं अपने और आपके कुछ अधिकारों की बात करने आए हैं। क्या आप में से सभी जो यहाँ बैठे व्यक्ति हैं, क्या कोई बता सकता है कि हमारे पास कुल कितने अधिकार हैं? चलिए मैं बताती हूँ। हमारे कुल मौलिक अधिकार अभी 6 प्रकार के हैं। जैसे हमें समता और समानता का अधिकार है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे व्यापार हो, उसमें हमें समान अधिकार दिया गया है। और किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव न रहे, इसके लिए हमें समानता दी गई है, समता दी गई है। ये हमारे आर्टिकल्स 12 से समता और समानता का अधिकार 14 से 18 में है अनुच्छेद। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कोई बता सकता है कितने प्रकार से स्वतंत्रता पाई गई है या हमें मिली है? आप लोगों में से ही कुछ लोग बताइए। कोई स्कूल नहीं जाता है? सब जाके आ गया है ना। ठीक है, चलिए हम ही बताते हैं। हमारे पास कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता भी है। जैसे कि बोलने का अधिकार। हमें बोलने का अधिकार है, इसका मतलब हम किसी को कुछ भी ना बोल दें। अगर हमें अपने कायदे और कानून पता हो तो हम किसी को कुछ नहीं बोल पाएंगे, या अपने अधिकार को जानेंगे तो अपने लिमिट में रहेंगे। ठीक है। दूसरा है सभा करने का अधिकार। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये हमारे अपने कुछ मौलिक अधिकार हैं। जैसे सभा करने का अधिकार, सभा के बाद संगठन का अधिकार, संगठन के बाद हमें किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण या घूमने का अधिकार, घूमने के बाद व्यापार करने का अधिकार। किसी भी प्रकार के व्यापार हो हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे आप लोगों ने कहीं न कहीं कुछ कहानियां सुनी होंगी या कुछ घटनाएं हुई हैं कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोग बहुत सताए जाते हैं। कहीं न कहीं उनके अपने अधिकार नहीं पता होता। जैसे अपने अधिकारों को जानेंगे तो आप आवाज उठाएंगे, आप उनसे पूछेंगे तो शायद वो आपसे डरेंगे, आपको न सताएंगे, आपके अपने अधिकार नहीं छीनेंगे। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धर्म की स्वतंत्रता।
जैसे भारत इसी विभिन्नताओं से जानी जाती है कि हमारे भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं, जैसे धर्म के, हमारे भारत में कुछ ऐसे धर्म के लोग रहते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी प्रकार के लोग रहते हैं। अपने अपने धर्मों का अपने अपने अनुसार मनाते हैं, ठीक है। तो उनके अपने धर्मों को संरक्षित करने का अधिकार है और धर्म को संरक्षण उनका अपना मौलिक अधिकार है। मनाइए, अच्छे से मनाइए। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। जैसे हमारा शिक्षा पाना अधिकार है, तो हमारे संस्कृतियों को संरक्षित करने का अधिकार है। और उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हमारे संविधान में रीढ़ की हड्डी कही गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक ऐसा अधिकार है, किसी भी समस्याओं का समाधान है। संविधान एक बहुत बड़ा शब्द है। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून, सबके समान कानून। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग नीचे से ऊपर रहें या ऊपर से नीचे रहें, लेकिन हमारे कानून सबके लिए क्या है? समान है। इसको आप पढ़िए और जानिए। एक व्यक्ति थे जिनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा अमेरिका में पूरी हुई थी, ठीक है। शिक्षा पूरी करने के दौरान वो जब भारत लौटे तो वो महज 22 साल के थे और वहां से शिक्षा पूरी करने के बाद जब भारत लौटे अपने देश, तो उन्होंने एक कारखाना अपना चलाना शुरू किया और कारखाना चलाने के बाद अपने काम को पूरा करके वापस जाने वाले थे। वापस जाने के दौरान ही 26 जनवरी का समय चल रहा था, तो उस दिन उन्हें कुछ इनविटेशन मिला कि सर आप हमारे स्कूल आइए और जो है कि झंडा का वो करिए, जो होता है प्रोग्राम। तो गए वो उनके बुलाने पर। झंडा समारोह पूरा करने के बाद फिर वो शाम को वापस आए। फिर सुबह उनको जाना था अमेरिका। जाते वक्त ही उनको दिखा कि झंडा उतरा हुआ था। पहले हमारे देश में झंडा प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार नहीं था, बस 26 जनवरी को फहराया जाता था, 15 अगस्त को। तो सुबह झंडा उतार लिया गया था। इस बात को उन्होंने स्कूल पर जाकर पूछा कि भाई झंडा क्यों उतर गया है? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, हमारे देश का झंडा है। तो सर ने बताया कि अभी तक हमें उस तरह से अधिकार नहीं मिला है कि हम झंडे को 26 जनवरी के सुबह तक बस लहरा सकते हैं, शाम को नहीं। शाम होते होते हम उतार लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो अमेरिका में नहीं होता है, वहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से अपना झंडा फहराता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इस बात पर बहुत गौर किया और सोचा कि क्यों ना इस नियम को बदला जा सकता है। एक कोशिश उन्होंने की। फिर अपने कुछ लोगों से उस बात पर विचार किया और इस बात को लेकर हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट के जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने उनको 6 महीने बाद इस बात पर आदेश दे दिया कि आप झंडा फहरा सकते हैं, जब चाहें तब फहरा सकते हैं। तो उनको बहुत खुशी हुई कि चलिए, जो मैंने काम किया उसकी मंजूरी मिल गई, अच्छी बात है, अब मैं जाना चाहूँगा। ठीक। फिर उसके बाद कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस करने के बाद फिर उनके मन में एक निराशा पैदा हुई कि लग रहा है कि अभी कोशिश करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद उनके वकील जो थे उन्होंने कहा कि डरिए मत, कोई बात नहीं है, जब यहाँ जीत गए हम लोग तो वहाँ भी जीत जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, इस बात पर चर्चा हुई, बहुत सारा सपोर्ट मिला। इसके लिए कुछ दिन लगा
1995 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि हम झंडा मौलिक रूप से फहरा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो वापस आए और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बहुत खुश हुए और फिर चले गए अमेरिका। फिर 1995 में उनको आदेश मिला कि हम फहरा सकते हैं, लेकिन उसी समय से उन्होंने लगातार झंडा अपने कारखाने पर फहराना शुरू किया ताकि लोग जान सकें और जागरूक हो सकें। फिर उसके बाद क्या किया गया कि संविधान में संशोधन उसका 2004 में हुआ, जो हमारे अनुच्छेद 19(1) में मौलिक अधिकार बन गया, जिसे हम झंडा जब चाहें तब तो फहरा सकते हैं। हमें एक मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता मिल गई कि हम झंडा अपने तरह से फहरा सकते हैं। सर, आप जैसे अपने गांव में क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव तो मैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे बदलाव देखना चाहता हूँ जो एक व्यक्ति के लिए चाहिए। जी, तो जैसे सर सामाजिक से क्या तात्पर्य है आपका? सामाजिक से तात्पर्य है कि आदमी जो है सोशल हो, पहले तो अपने माता पिता की सेवा करे, गुरुओं का आदर करे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे और जो है अपने जीवन को सफल बनाने में जो है अच्छे विचारों को सुने, पढ़े, किताबों को पढ़े। यहाँ तो शिक्षा का स्तर जो है 95% होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 95% लोग शिक्षित हो रहे हैं। अभी यहाँ जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो 60-62 की एज में है, वो लोग भी ग्रेजुएट हैं जी। उस जमाने के। कुछ लोग नौकरी पेशे से रिटायर भी हो गए हैं। अध्यापक भी हमारे भी जो गांव में कई लोग थे और आज भाई भी। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सारे लोग शिक्षित हैं और हमें यही चाहिए। एक समाज के विकास के लिए सभी को शिक्षित होना जरूरी है। तकनीक के साथ साथ अगर नहीं जीवन में बदलाव लाएंगे तो पीछे रह जाएंगे जी। टेक्नोलॉजी जो है, एडिसन ने जो मुझे बल्ब दिया, रोशनी दिया, वो अंधेरे में रहने के लिए नहीं दिया। उसने दिन रात जाग करके बल्ब की खोज की, बल्ब हमको प्रकाश दिया। जेम्स वाट ने हमको रेलगाड़ी दिया। इस तरह से उन्होंने अपना सोच रखा अच्छी। तो हम यही चाहेंगे कि आप सोच जो है पॉजिटिव रखिए। अब निगेटिव का जमाना नहीं रहा। जब हम लोग निगेटिव लेके फोटो बनवाने जाते थे कि भैया एक फोटो बना दीजिए हमारा, तो आप सोच भी निगेटिव मत रखिए। निगेटिव खत्म हो गया, आप पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव वे में चलिए। क्या संभव नहीं है, हर कुछ संभव है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है अपने डिक्शनरी से असंभव शब्द ही निकाल दिया था। जो जर्मनी का चांसलर था, एक साधारण परिवार से जन्म लेकर के और जर्मनी का चांसलर बना था, उसने अपने शब्दकोश से, डिक्शनरी से असंभव शब्द को निकाल दिया था कि मनुष्य चाहे तो हर काम संभव है। निरंतरता जरूरी है। जैसे बच्चा हाई स्कूल में अगर फेल भी होता है तो उसको हार नहीं मानना चाहिए। निरंतरता, कंटिन्यूटी जरूरी है। अध्ययन करना प्रतिदिन जो है 2 घंटे 1 घंटे। जैसे खाना खाने के बाद अगर सोते हैं तो मोबाइल देखने की कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ लोगों को बातें करने की आदत होती है। तो हम ये कहेंगे नौजवानों से कि एक अच्छी आदत डालिए किताब पढ़ने की। 1 घंटे ही पढ़िए, आधे घंटे ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। क्योंकि निरंतरता जो है आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। अगर डेली 1 घंटे 2 घंटे, जैसे अभी सर ने बताया ना कि निरंतरता जरूरी है, कंटिन्यूटी। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो सफल हो जाएंगे। सफल वही होता है जिसके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और एक राइटर ने लिखा है कि अगर तुम्हें जिंदगी से प्यार है, अगर तुम्हें जिंदगी से प्यार है तो समय को नष्ट मत करो, क्योंकि जिंदगी समय से बनी है। एक मनुष्य का जीवन 100 वर्ष माना गया है पुराने जमाने से, तो वो एक समय निर्धारित है। उस समय में आप उतना काम नहीं कर पाएंगे तो पीछे रह जाएंगे, आपका सपना अधूरा रह जाएगा। आपको पछतावा होगा मरते समय कि अरे यार हम तो ये काम नहीं कर पाए।
तो इसलिए चलते रहिए, निरंतरता बरकरार रखिए, पढ़िए। और विशेष नौजवानों से मेरी अपील है, नौजवान लोग नाराज नहीं होंगे, क्योंकि जिस जोर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप ही के कंधे पर जो है देश का भार है, परिवार का भार है। आप पढ़ेंगे, नौकरी पाएंगे, कमाएंगे तो अपना भरण पोषण करेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, अपने बीवी बच्चों को अच्छे से परवरिश करेंगे। इसलिए हमारा फोकस नौजवानों की तरफ है। धन्यवाद। महिला पढ़ती है ना तो एक पूरा परिवार पढ़ता है, और जब एक पुरुष पढ़ता है तो वो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से चला सकती है। अपने बारे में बताया, आपका नाम क्या है? मैम, हमारा नाम किरण है, हम कुर्बानसराय के रहने वाले हैं और हमारी शिक्षा दीक्षा BA में और BPEd है, विद्यापीठ से। ये बहुत अच्छी बात है। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या महिलाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए? हाँ, शिक्षा अगर है तो सब कुछ संभव है। जी, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, महिलाओं को भी शिक्षित होना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा से क्या मतलब हमारे समाज से क्या प्रभाव पड़ेगा? जब महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो अपने बच्चों का और अपने गांव का सब कुछ का नाम रोशन कर सकती हैं। अगर जब महिलाएं शिक्षित हैं तो बच्चों को अपना अच्छा संस्कार देंगी और बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हमारे एक छोटा हमारा बच्चा है 10 में पढ़ता है और एक लड़की है छोटी, वो 9 में पढ़ती है। तो आपका मानना है कि शिक्षा महिलाओं के लिए बेहतर है? बहुत जरूरी भी है। हाँ, अगर शिक्षा है तो सब कुछ संभव है। जी।